गाइस, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूं इज अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिस तरीके से आप देख रहे हो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस की मैं सीरीज लेते आ रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में। तो बेसिकली इस आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अंदर आप किस तरीके से अलग अलग इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो को आप जाके देखिए, वहां पर मैंने बताया है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के अंदर जो हम इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म यानी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह किस तरीके से काम करते हैं और उसके कुछ जनरल कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था। वहां पर सबसे पहले हमें पता है कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है, वहां पर दो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू दिया हुआ है जी एक्स और ये हो गया डी एक्स। ठीक है, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, एक फंक्शन होता है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन होता है जी एक्स, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैंने बताया था कि आप किस तरीके से आइलेट रूल को यूज करोगे। या आइलेट रूल कौन से बेसिकली फंक्शंस इंडिकेट करते हैं, वो फंक्शन जिस फंक्शन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उन फंक्शंस को हमें क्या कंसीडर करना होता है, एज अ यू, और हम कह सकते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करके उन्हें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के इंटीग्रल बाय पार्ट्स में जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इस टाइप के अगर क्वेश्चंस बनते हैं, ई रेज टू एक्स और ब्रैकेट में होगा एफ एक्स प्लस यहाँ पर दिया होगा एफ डैश ऑफ एक्स और ये होगा डी एक्स, तो इस पूरे फंक्शंस के इंटीग्रेशंस का जो हमें आंसर जनरेट होता है वो क्या है डियर स्टूडेंट, ई रेज टू एक्स इंटू हम कह सकते हैं एफ एक्स और प्लस क्या होता है सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इस पार्ट का थोड़ा सा कह सकते हैं कि जिक्र मैंने किया है। तो बेसिकली अब इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, और इसका मैंने आपको जनरल कंसेप्ट भी बता दिया था। करेक्ट, जनरल कंसेप्ट क्या था कि अगर x के जगह मान लीजिए कोई एक फंक्शन आ गया, करेक्ट, मान लीजिए कुछ ऐसा है e रेज टू g ऑफ x है, तो उस केस में हमारे पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। तो सेम कंसेप्ट है, एफ एक्स होगा इनटू इस फंक्शन का यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड g डैश ऑफ x, और प्लस होगा यहाँ पे f डैश ऑफ x ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस पूरे इंटीग्रेशंस का जो हमें आंसर जनरेट होगा वो क्या होता है, e रेज टू g ऑफ x इंटू एफ एक्स और प्लस क्या होगा c। ठीक है, तो ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स थे ये जस्ट मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जनरेट किया था और सारे की सारी चीजें मैंने बताई थी। जस्ट उस वीडियो का आपको लिंक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहां से आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आई टैब दिखता होगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जेई मेंस और एडवांस, वहां पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को केवल कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कंसेप्चुअल वे ऑफ लर्निंग का मतलब ही यही है कि आपको यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। मेनली मैं एक दो खाली एग्जांपल्स लूंगा जिसके थ्रू आप ये समझ सको कि किस तरीके से आप कंसेप्ट्स को एक्चुअल और प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल्स में आप अप्लाई करते हो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे ताकि आप उस पर्टिकुलर लेवल को टैकल कर पाओ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर मेनली 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे जो आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का सबसे हिडन सीक्रेट, और हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस जिसके ऊपर बनते हैं क्वेश्चंस वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के अंदर इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जिसके अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जस्ट ये वाला डिस्कशन किया था, और आगे हम सीरीज में बढ़ते हुए देखेंगे कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके से काम करता है, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं इरैशनल कंसेप्ट्स आते हैं, यानी अगर कोई हमारे पास इरैशनल फंक्शंस दे तो हम उसे किस तरीके से इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आने वाले जब भी वीडियो लेक्चर्स होंगे सभी के सभी मैं इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों का केवल एक ही सपोर्ट होना चाहिए कि यू विल बी एबल टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उनको इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और अच्छे से अच्छे वो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाए इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट। टॉपिक का नाम होगा
इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के अंदर आप लोगों को मेनली समझना क्या है कि बेसिकली जब क्वेश्चंस इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर आते हैं तो आप क्वेश्चंस को देखते ही ये नहीं पता कर पाओगे कि ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पार्ट ऑफ अरेंजमेंट करेंगे, कहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो हम कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो भी फॉर्मुलेस होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मुलाज, कंपाउंड एंगल फॉर्मुला, जो भी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मुले होते हैं उनको अप्लाई करते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मेथड के अंदर एक्चुअली हम करते क्या हैं कि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो इनसाइड द रूट होते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल के पावर में होंगे, उन सब पार्ट को हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है टू जस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में, उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ टर्म्स क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। यानी कि रूट से बाहर लोगे या फिर पावर में कुछ टर्म्स होंगे उसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो सिंपली यहाँ पर भी क्या कंसेप्ट होता है इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में, यहाँ पर दो फंक्शंस होते हैं लाइक दिस, यहाँ पर सेम ऐसे ही दो फंक्शन होंगे, एक होगा fx और एक होता है यहाँ पर g ऑफ x और यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। दोनों ही फंक्शन का क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। एक चीज तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना ये है कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो या फिर डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वहां पर यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में आपको दो फंक्शंस होंगे जो कि कहाँ कैसे होंगे, वो मल्टीपल होंगे, दोनों ही फंक्शन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और आपको एक ही चीज समझना है कि ये दोनों फंक्शंस या फिर सेम हो सकते हैं और या फिर हम कह सकते हैं अलग हो सकते हैं। यानी एक फंक्शन क्या होगा अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक, या फिर दोनों के दोनों ही फंक्शन क्या हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको समझना क्या है यहाँ पर, मेन कंसेप्ट इज व्हाट, कि अगर यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा होता है कि हमारा जो g ऑफ x फंक्शन होगा, g ऑफ x जो एक्चुअल में एक फंक्शन होता है, ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या है कि ये g ऑफ x जो फंक्शन है ये fx का इंटीग्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। यानी fx का क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। तो आप समझिए जरा कि अगर g ऑफ x fx का इंटीग्रेशन है तो इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में हम करते क्या है, जस्ट इस fx को ही आपको क्या करना होता है, t सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो वी जस्ट पुट, हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे fx इज इक्वल टू t, करेक्ट। fx इज इक्वल टू t क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर fx एक फंक्शन है और g ऑफ x इस fx का ही क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। fx g ऑफ x भी एक फंक्शन है लेकिन वो क्या है, fx का इंटीग्रेशन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, fx को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज अ t एंड वी प्रोसीड द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के इंटीग्रल बाय इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस को, ठीक है। तो चलिए आपको मैं मेनली 2-3 एग्जांपल्स कंसीडर करके बताता हूं जो कि IIT JEE मेंस एग्जाम से पूछे गए हुए प्रीवियस में 2006 और 2007 में, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं, व्हिच दिस एग्जांपल इज आस्क्ड, बेसिकली ये 2006 में IIT JEE में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट यही मैं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके JEE एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है। मेनली आपको समझना क्या है कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस की जो कंसेप्ट्स हैं वो कैसे हम प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लीजिए इफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है x क्यूब, और यहाँ पर रूट में दिया हुआ है हमें 2 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1। सो दिस इज d ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जस्ट आपको इस पार्ट ऑफ फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है और बताना है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। जस्ट 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शंस देंगे और आपको बताना है कि उस ऑप्शंस में कौन से करेक्ट आंसर होंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस पूरे फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। अब मेन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन से डील कैसे कर रहे हो। जब भी आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस या फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो आपको मेनली समझना क्या है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको माइंड में समझ में आना चाहिए कि हमें कौन से ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मेनली जब इस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं सॉल्व हो सकता है। पहला रीजन ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि रूट के अंदर जो हमें वैल्यूज दिया हुआ है और रूट के अंदर जो हमें फंक्शंस लिखे हुए हैं ये एक कह सकते हैं कि नॉर्मल वे में नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट करेंगे एक्स स्क्वायर के टर्म्स में,
तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन वे नहीं हो सकता। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और बाहर भी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे एक्स को हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सके, सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करें, साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करें, वैसा कुछ हमें यहाँ पर सिनारियो नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अब इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं, दो फंक्शंस दिया होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो उस सिचुएशन में आप दूसरे फंक्शन को क्या करते हो, एज ए टी सब्स्टिट्यूट करके प्रोसीड करते हो। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशंस है, लेकिन उसका नेचर क्या है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आपको सिंपली करना क्या है कि मेनली आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, ऊपर तो कुछ अरेंजमेंट होगा नहीं, और अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमें कुछ अरेंजमेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट में फंक्शन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक भी फॉर्म नहीं कर रहा है, यस और नो। तो क्या कर सकते हैं, एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 2 × x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 है। अगर यहाँ से आप x² कॉमन लो तो जैसे ही वो पार्ट बाहर जाएगा, ठीक है, व्हेन इट गोज आउटसाइड, तो वो क्या बन जाएगा, x। रूट के बाहर अगर x² गया तो वो क्या हो जाएगा, x, और वो x और ये x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, x⁴। और उसी को पार्ट अगर हम इस पार्ट में दे दे तो कहीं ना कहीं हम इस पार्ट को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये एक तरीका है कि आप x² क्या करिए, रूट से बाहर ले लीजिए। बट सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप x² बाहर ले रहे हो तो सबसे अच्छा x⁴ ही बाहर ले लो। और हमेशा आप याद रखो कि इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के अंदर जब रूट में कोई टर्म्स हो तो जो हाई पावर, हाई डिग्री जिसका होता है, जिस भी फंक्शन का, उसको हमेशा क्या करिए, रूट से बाहर ले लीजिए। तो रूट के अंदर सबसे मैक्सिमम डिग्री किसका है, x⁴ का है। x⁴ जब हम रूट से बाहर लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, x²। तो फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा कुछ ऐसा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x² माइनस 1 अपॉन हम कह सकते हैं x³ और x⁴ बाहर लोगे तो वो हो जाएगा x²। और रूट में क्या बच गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बच गया 2 माइनस क्या हो जाएगा 2x² अपॉन x⁴ और प्लस यहाँ पर देख सकते हो 1 अपॉन x⁴ हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया dx। पहला हमारा ये ऑपरेशन था, हमने क्या किया, x⁴ को कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हो कि x³ और x² मल्टीप्लाई होंगे तो पावर विल गेट ऐड। तो फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x⁵ और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x² और देखिए 2x² अपॉन क्या दिया हुआ है यहाँ पे x⁴। तो इस पार्ट को अगर हम कैंसिल कर दे तो फाइनली क्या हो जाएगा, x² बच जाएगा और प्लस क्या है 1 अपॉन x⁴ और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। दिस इज फाइनल, ये फाइनली हमें यहाँ तक जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट कि ये जो न्यूमरेटर में x² माइनस 1 वाला जो टर्म दिया है और डिनोमिनेटर में जो x⁵ वाला टर्म दिया है, इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन x⁵ और इनटू हम कह सकते हैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो दिस बिकम्स 2 माइनस 2 अपॉन x² और प्लस 1 अपॉन x⁴ और ये हो जाएगा dx, करेक्ट। ये फाइनल हमारा हो गया। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला टर्म है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में हो गया, दिस इज fx और ये हो गया हमारा gx, करेक्ट। ये क्या है fx और ये क्या है हमारा gx। तो अब हमें एनालाइज यहाँ पर करना है कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है और जस्ट उसके अपोजिट वाले फंक्शन को आप क्या करोगे, t सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि ये कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड फॉर्म में नहीं है, यानी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म्स है। तो आप क्या करोगे, पहले सेपरेट डिनोमिनेटर, यानी ये वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा, x² अपॉन x⁵ बिकम्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा x³ और माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x⁵, ठीक है। 1 अपॉन x⁵ क्या हो गया 5 और इसको हमने ऐसा कर दिया एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट 1 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन x² एंड प्लस 1 अपॉन x⁴ और ये हो गया dx, करेक्ट। तो यहाँ तक हम फाइनली जनरेट हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, x⁴ को कॉमन ले लिया और जस्ट हम कह सकते हैं कि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स थे, जस्ट हमने पार्ट को सेपरेट कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप मेनली करोगे क्या कि ये वाला जो हमारे पार्ट मिला है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है 1 अपॉन x³ माइनस 1 अपॉन x⁵, इसको हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली 1 के साथ आप इंक्लूड कर लो। मीन सिंपली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आप न्यूमरेटर में रख दो तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। एक्सप्रेशन बिकम्स लाइक दिस 1 अपॉन x³ माइनस 1 अपॉन x⁵ with respect to dx and whole term is divided by 2 minus 2 upon x²
और प्लस 1/x⁴, कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम अपने क्वेश्चंस के बहुत ही नजदीक हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए इस वाले पार्ट को रूट के अंदर अगर हमने फंक्शन रख दिया, आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि इंटीग्रेशन अगर डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 रूट ऑफ एफ एक्स। सही है, 2 रूट ऑफ एफ एक्स प्लस क्या होता है सी। तो चलिए एक बार देख लो कि कुछ वैसी सिनारियो है क्या। अगर इसे हमने एफ एक्स कंसीडर किया तो आप देखिए कि क्या न्यूमरेटर वाला टर्म एफ डैश ऑफ एक्स है, यानी अगर ये फंक्शन है तो न्यूमरेटर वाला टर्म इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। देख लो एक बार, अगर ये एफ एक्स है, ठीक है, मान लीजिए इस टर्म्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 2 - 2/x² प्लस 1/x⁴ को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये एफ एक्स को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, t। अब इसी को आप डिफरेंशिएट करिए तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और -2/x² का अगर आप डेरिवेटिव देखोगे तो इट बिकम्स 4 क्या हो जाएगा x³, इट बिकम्स 4/x³, क्योंकि 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है -2/x³, तो -2 और -2 बिकम्स क्या हो जाएंगे 4/x³, और यहाँ पर 1/x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल कंसेप्ट क्या हो जाएगा -4/x⁵। ऑलरेडी हमें पता है डियर स्टूडेंट, एक चीज तो आपको माइंड में रखना है कि डेरिवेटिव में हमेशा पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब, जब फंक्शन कहां पर होगा, डिनोमिनेटर में होगा। क्लियर। सो डेरिवेटिव हमेशा क्या करेगा, उस फंक्शन के पावर को इंक्रीज करते जाएगा जो कहां पर है, डिनोमिनेटर में। एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन का dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 1/x³ माइनस 1/x⁵ तो हमारे पास है, क्या चीज हमारे पास मिसिंग है, ओनली दिस 4। तो सिंपली आप करिए क्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से क्या कर दो डिवाइड। सो 1/4 क्या हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 4 से हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड। तो इस 4 को आप अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल मल्टीप्लाई विथ 1 और इससे 1, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो अब जाके आप देख सकते हो कि दिस बिकम्स अ फंक्शन, और ऊपर क्या है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, सेम जो हमारा कोरोलरीज है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो कि रूट में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। तो उस केस में हमारा जो आंसर जनरेट होता है वो होता है 2 रूट ऑफ एफ एक्स, और सेम कंसेप्ट, ये भी फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होगा 2 रूट ऑफ एफ एक्स। सो द आंसर इज, फाइनल आंसर, इसे भूलना नहीं है डियर स्टूडेंट, 1/4 ब्रैकेट में 2 इंटू रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो रूट ऑफ एफ एक्स क्या है हमारा 2 - 2/x² एंड प्लस 1/x⁴, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, एंड प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेनली करना क्या है, इस पूरे टर्म्स को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, सो इट बिकम्स क्या हो गया 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 - 2/x², ठीक है, और प्लस 1/x⁴, और प्लस क्या हो गया c। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशंस क्वेश्चंस दिए होंगे, सिंपली क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऑप्शंस में दिया होगा, इसी ऑप्शंस को आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो मोटो है डियर स्टूडेंट, वो ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के बता देना है कि दिस इज क्वेश्चन है, दिस इज फाइनल आंसर। मेनली आपको करना क्या है, दिस इज अ वे टू डूइंग, ठीक है, ये तरीका है, आप इस तरीकों को फॉलो करना है और किस तरीके से आप इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मेनली आपको करना क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं और बेसिकली उन्हें सॉल्व करना है, तब जाके आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उसे आप लगा सकते हो। तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पीडीएफ पॉइंट ऑफ व्यू अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आपको डीबीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे और आप बेसिक तरीके से उसे करते रहिए। तो इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था डियर स्टूडेंट, कि किस तरीके से आप इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस को यूज करोगे, ठीक है। तो मेनली हमने किया कि यहाँ पर x⁴ को कॉमन लिया, जब वो रूट के बाहर गया तो इट बिकम्स x², कॉमनली हमने मल्टीप्लाई किया, कुछ अलजेब्रिक टर्म सॉल्व किया, और जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो यहाँ पर था, ठीक है, कि इसको आपने क्या कर लिया, न्यूमरेटर में ले लिया, और न्यूमरेटर में लेने के बाद आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है हमारा कोरोलरीज है, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट मैंने वीडियोस जो है बेसिकली उसमें बता चुका है कि किस तरीके से आप कोरोलरी को इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस में यूज करते हो, हालांकि ये इनडेफिनाइट और डेफिनाइट दोनों में यूज होगा। ठीक उसी प्रकार से हमने 1/4 यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमने ये देखा कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट किया एंड वी गेट दी
फाइनल आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। केवल आपको मुझे यही बताना था कि आप किस तरीके से इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा जहां से आप क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस की प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। सो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।